हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डेटाबेस एंड एसक्यूएल जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक क्लास 12 से का एक चैप्टर है। तो ये रहा एनसीईआरटी बुक जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है डेटाबेस एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल डेटाबेस का ही एक टाइप है, तो वो हम लोगों को पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है और एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है, तो हम लोग उसी को देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है जिसे खोजने में वीडियो का बहुत सारा लेंथ चला जाएगा और लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कुछ मेन टॉपिक, और वैसे तो मैंने एक नोट्स भी प्रिपेयर किया हुआ है जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं डेटा। डेटा क्या है? तो डेटा एक रॉ फैक्ट एंड फिगर विच आर यूजफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन। डेटा क्या है कि एक कोई रॉ फैक्ट एंड फिगर, कोई कोई चीज का एक रॉ फैक्ट मतलब आइडिया है, सिर्फ वो पूरा पक्का नहीं है कि क्या चीज है, उसे हम डेटा कहेंगे। और इस डेटा के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? वेल प्रोसेस्ड डेटा, मतलब कि हम डेटा को परख लिए कि क्या चीज़ है और उसका कैसे क्या चीज़ हो सकता है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और फिर फील्ड। फील्ड क्या है? सेट ऑफ करेक्टर, सेट ऑफ करेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट। मतलब सेट ऑफ करेक्टर, करेक्टर का एक वैसा समूह जिसके बेसिस पे हम डेटा डेटा एलिमेंट को चुन सकते हैं। ठीक। तो उसके बाद आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब बहुत सारा फील्ड को जब हम मिला देंगे तो वो रिकॉर्ड बनेगा। जैसे कि किसी टेबल में हम लोग देखते हैं बहुत सारा फील्ड, एक जो सेल होता है वो एक फील्ड के काम रूप में आता है। जब हम बहुत सारा फील्ड को मिला देंगे, बहुत सारा सेल को मिला देंगे, तो एक पूरा एक डेटा तैयार, रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, तो उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। फाइल क्या होता है? फाइल एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड। जब हम सिमिलर टाइप के रिकॉर्ड को, रो को एक जगह स्टोर करते हैं तो उसे हम फाइल करते हैं। और टेबल क्या है? तो टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम दैट कंटेन यूजफुल डेटा या इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ टेबल। टेबल जनरली रेफर्स टू पैसिव एंटिटी एंड केप्ट सेकेंडरी स्टोरेज। टेबल क्या है कि हम जब डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो उसे हम टेबल कहते हैं। टेबल जनरली जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन भी एक टेबल का ही दूसरा रूप है। जैसे कि देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम जनरली रेफर टू एक्टिव एंटिटी ऑन विच वी परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। टेबल क्या है? टेबल में हम सिर्फ डेटा को रख सकते हैं, लेकिन रिलेशन में हम सिर्फ, जैसे कि हम रिलेशन अगर यूज करते हैं उस टाइम में जब हम उस टेबल में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो हम उस टेबल को रिलेशन बोलेंगे। अदरवाइज वो एक सिंपल टेबल ही है। और डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेशन, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा अलोंग विद डिस्क्रिप्शन टर्म है डेटाबेस। जब हम कलेक्शन ऑफ रिलेशन किसी चीज में रखते हैं तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है। तो टपल, टपल क्या है? रो इन अ रिलेशन। जब एक टेबल में हम रो बनाते हैं तो एक रो को हम टपल कहते हैं। और एट्रीब्यूट क्या है? अ कॉलम इन अ रिलेशन कॉल एट्रीब्यूट। जब हम किसी टेबल में एक कॉलम का यूज होता है तो उस कॉलम को ही हम एट्रीब्यूट करते हैं। ये डिग्री और कार्डिनलिटी बहुत यूजफुल पॉइंट है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। जैसे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मतलब, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं टेबल का। जैसे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, अभी देखते हैं। या हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है। नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में मीन्स हम लोग जानते हैं कि कॉलम, कॉलम को ही हम एट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कितने कॉलम है? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम,
4 कॉलम। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या टपल्स की संख्या कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3। तो हमारा डिग्री यहाँ पे कहलाएगा कि इस टेबल में डिग्री इक्वल टू 4 है। और आगे देखते हैं कि कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन। टपल्स मतलब क्या होते हैं? टपल्स मतलब होते हैं कि रो को ही हम टपल्स कहते हैं। तो कितने रो हैं इस टेबल में? ये पूरा जो हुआ ये एक रो हुआ। उस तरह से 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 हमारे क्या है? कार्डिनैलिटी है। और 1 2 3 4 4 क्या है? तो 4 यहाँ पे डिग्री है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज नॉन एज डिग्री एंड नंबर ऑफ रो और टपल्स इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। और आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट हैं। तो अब कॉन्स्टेंट में देखेंगे कि प्राइमरी की क्या होता है? तो प्राइमरी की इज अ की दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन ए रिलेशन। दिस इज की नेवर डुप्लीकेट एंड नल। प्राइमरी की क्या होता है कि अगर हम कोई टेबल बनाए तो एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी का की का यूज होता है कि उस टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करना रो को, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम हमारा प्राइमरी की करता है। और फॉरेन की क्या होता है? जब हम दो टेबल के बीच में रिलेशन जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हम फॉरेन की का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉरेन की इज ए की दैट डिफाइन द प्राइमरी as a primary key in some other relation. This key is used to enforce referential integrity in RDBMS. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमको दो टेबल के बीच में रिलेशन दर्शाना है तो एक टेबल में हम प्राइमरी की देंगे और दूसरे टेबल में उस प्राइमरी की का ही फॉरेन की के रूप में यूज कर लेंगे। तो हम इस प्रक्रिया के थ्रू हम दो टेबल में रिलेशन दर्शा सकते हैं। और कैंडिडेट क्या की किया हुआ? हर एक सेट ऑफ की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो वो एक कैंडिडेट की है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स which can serve as a primary key in a relation. सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट जो कि सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट और कॉलम जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई प्राइमरी की रिलेशन को दर्शाता हो उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। अल्टरनेट की क्या होता है? ऑल द कैंडिडेट की अदर देन प्राइमरी की ऑफ रिलेशन आर अल्टरनेट की। प्राइमरी की छोड़कर बाकी जितना भी की है कैंडिडेट की है वो सारा का सारा अल्टरनेट की कहलाता है। यहाँ पे है डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ए पर्सन। डीबीए क्या होता है? एक पर्सन होता है जो कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाना जाता है, जो कि हर एक काम को हर एक ऑपरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे यहाँ रिस्पॉन्सिबल डिफाइनिंग डाटाबेस स्कीमा, सेटिंग सिक्योरिटी फीचर्स एंड डाटा इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनली वर्क। मतलब कि डाटाबेस सही से काम कर रहा है, किसको क्या सिक्योरिटी देना है, वो सारा काम डीबीए का होता है। और फिर आता है इसमें रिलेशन अलजेब्रा। रिलेशन अलजेब्रा में एक होता है सिलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन में क्या होता है? यील्ड ऑफ सेट ऑफ रो डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन कंडीशन। जब हम किसी डाटाबेस से किसी रिकॉर्ड को निकालना चाहते हैं तो हम वहां से निकालने के लिए सिलेक्ट ऑपरेशन का यूज करते हैं। जैसे कि एक डेटाबेस में 4 रो है, 4 रो में से मुझे एक रो निकालना है तो वहां पे कुछ कंडीशन देंगे, अगर कंडीशन मैच हुआ तो वो सिलेक्ट ऑपरेशन काम कर जाएगा। प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या करता है? सेट ऑफ कॉलम एज रिजल्ट विच आर स्पेसिफाइड मैथमेटिकली डिनोटेड एज दिस। पाई के थ्रू डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए पाई रोल नंबर नेम स्टूडेंट मीन शो द रोल नंबर एंड नेम कॉलम ओनली। मतलब कि यहाँ पे सिलेक्ट दो तरह से हम कर सकते हैं। एक होता है सिलेक्ट स्टार, स्टार जब लगाते हैं तो वो सारा का सारा फील्ड जो है डेटाबेस से हमको शो कराता है। लेकिन अगर हमको सिर्फ सर्टेन मतलब कि वहाँ पे 4 जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 4 कॉलम दिए हुए हैं, मुझे सिर्फ दो का जानना है। जैसे मुझे जी नेम और यूआईडी जानना है तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन का यूज करूंगा।
अगर सिलेक्शन यूज करूंगा तो वहां पे वो सारा का सारा कॉलम मुझे दिखा देगा। और यूनियन क्या होता है, जो दो टेबल के बीच में जो एक सिमिलर होता है तो सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनियन बी, यहाँ पे रिलेशन ए है, यहाँ पे रिलेशन बी है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन एक्स वाई जेड दिया हुआ है, x1 y1 z1, यहाँ पे तीनों कॉमन है तो यहाँ पे तीनों कॉमन दिखा दिया है। और यहाँ पे अब देखते हैं कार्शियन ऑपरेशन। कार्शियन ऑपरेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन गिवन रिजल्टेंट। मतलब कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन करते हैं तो उसे हम कार्शियन ऑपरेशन करते हैं। इससे हम दो टेबल के बीच को जोड़ना भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द A and B gives resultant relation whose number of column are sum of degree of two relation and number of rows are product of cardinality of two relation। मतलब सम ऑफ डिग्री होता है, डिग्री किसको कहते हैं, कॉलम को हम नंबर ऑफ कॉलम को डिग्री कहते हैं। इन दोनों कॉलम को जोड़िए तो हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम है, तो टोटल कॉलम की संख्या हो जाएंगी 4 5, 3 और 2, टोटल कॉलम की संख्या 5 हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई होता है, कार्डिनलिटी का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 2 है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रिलेशन को तो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आया, यहाँ पे रिजल्ट ये आएगा। अब आई एसक्यूएल की बात। एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक होता है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल मीन्स नो स्ट्रक्चर क्वेरी। दोनों के बीच में अंतर होता है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होता है टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, और नो एसक्यूएल जो है टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर नहीं करता है। तो मुझे सिलेबस के अनुसार एसक्यूएल को पढ़ना है, तो अभी हम एसक्यूएल पर ध्यान देते हैं। तो एसक्यूएल इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन कौन सा है, मतलब कौन सा है इनमें से। तो हम वहाँ पे एसक्यूएल ऑप्शन में होगा तो हम एसक्यूएल डालेंगे। तो दैट यूज टू क्रिएट मैनिपुलेट एंड प्रोसेस द डाटा बेस रिलेशन। जिसका एसक्यूएल का यूज क्यों करते हैं, तो डाटा टेबल को क्रिएट मैनिपुलेट एंड प्रोसेस करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड यूज। ये एसक्यूएल क्या होता है, इजी टू लर्न एंड यूज होता है। लार्ज वॉल्यूम डाटा कैन बी हैंडल क्वाइट इजीली। बहुत सारा डेटा को हम बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और फिर ये सारा तो इजी है, यहाँ पे दिया हुआ है मोस्ट अदर हाई लेवल लैंग्वेज मेक फर्स्ट चॉइस ऑफ। जब भी प्रोग्रामर क्या करता है कि जब भी कोई हाई लेवल लैंग्वेज से कनेक्ट डाटाबेस को कनेक्ट करना चाहता है तो प्रीफर्ड, बहुत सारा प्रोग्रामर क्या करता है, एसक्यूएल को ही प्रीफर्ड करता है। तो ये सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी से ही कवर्ड है, तो एनसीईआरटी में भी यही सारा पॉइंट दिया हुआ है। तो एसक्यूएल को डिफाइन करने के लिए 4 लैंग्वेज होते हैं। तो पहला लैंग्वेज है डीडीएल, दूसरा डीएमएल, तीसरा डीसीएल, चौथा टीसीएल। ये चारों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला हो जाएगा डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, याद कर लेंगे। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करता है, हम किसी टेबल को जब हम क्रिएट करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे, अपडेट नहीं मॉडिफाई, या फिर टेबल को हम ड्रॉप करना चाहेंगे या फिर हम टेबल ट्रंकेट करना चाहेंगे, तो इस सारे सिनेरियो में हम डीडीएल लैंग्वेज का यूज करेंगे। डीडीएल अब हम देखेंगे कि टेबल क्रिएट कैसे करेंगे किसी भी डेटाबेस में, किसी भी एसक्यूएल टाइप डेटाबेस में। तो यहाँ पे एक कमांड है क्रिएट डेटाबेस। तो इसमें हो जाएगा कि क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नाम। तो एक स्कीमा तैयार हो जाएगा, एक ढांचा तैयार हो जाएगा कि हम डेटाबेस के अंदर टेबल रखने के पहले जो भी हम एक ढांचा तैयार करेंगे उसी को हम डेटाबेस कहेंगे। तो यहाँ पे एक मेरा डेटाबेस तैयार हो जाएगा और फिर यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे।
तो टेबल का सिंटेक्स ये होता है, देख लीजिए। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर एट्रीब्यूट वन, डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट। तो अभी हम डेटा टाइप नहीं पढ़े हैं, तो डेटा टाइप भी पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे। तो देखिए डेटा टाइप क्या होता है यहाँ पे। मोस्ट यूज डेटा टाइप यही 5 है। कैर, वैरचर, इंट, फ्लोट, डेट। अगर हम सी या सी प्लस प्लस पढ़े हैं तो हम इजिली से इसे समझ पाएंगे। कैर क्या करता है, किसी करेक्टर टाइप डेटा को स्टोर करता है। करेक्टर टाइप डेटा मतलब कि ए या बी, सी, मतलब सिंगल करेक्टर को। तो इसका वैल्यू कितना तक, 0 से 255 तक होता है। और इसका फिक्स्ड लेंथ होता है, अगर हम n के जगह पे कोई नंबर डालेंगे तो 10 डाले तो ये सिर्फ 10 करेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि अगर सिटी डाले तो ये सिर्फ 4 सिटी है, 4 सिटी डाले तो ये सिर्फ 4 बाइट का डेटा क्रिएट करेगा। 1 2 3 4, एक में एक, तो उसी तरह 4 में 4 हो जाएगा। वैरचर क्या है, वैर जो है कि कैर का एक्सटेंडेड वर्जन है वैरचर। वैरचर में क्या होता है कि हम इसमें 0 से 65,535 तक डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर मतलब लेंथ इतना बड़ा हम डाल सकते हैं। और फिर इसमें जो है कि वैरचर 30 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू के 30 करेक्टर का हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम n हटा के 10 डाले तो मैक्सिमम जो लेंथ होगा हमारे कैरेक्टर का उसमें हम 10 तक ही डाल सकते हैं। इंट क्या है, अगर हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा, और एक इंटीजर वैल्यू का बाइट होगा 4। तो ये कितना इंटीजर तक सपोर्ट करेगा, 4 लाख। यहाँ पे देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 4 अरब 29 करोड़ 49,67,295 डेटा तक को स्टोर कर सकता है। तो इससे भी अगर हमको ज्यादा स्टोर करवाना है तो हम बिग इंट का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए बिग इंट डेटा टाइप भी है, ठीक है। अगर हमें इंटीजर के साथ साथ कैरेक्टर को भी स्टोर करना है डेटाबेस में तो हम वैरचर का यूज करेंगे। अगर सिर्फ इंटीजर का यूज करेंगे स्टोर करने के लिए तो हम इन डेटा टाइप का यूज करेंगे। फ्लोट क्या है, डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इट होल नंबर विद डेसिमल, ठीक है। डेट एंड टाइम क्या स्टोर करता है, डेट एंड टाइम जो स्टोर करता है कि हमारा डेट को स्टोर करता है। किस फॉर्मेट में स्टोर करता है, पहले ये साल लेता है, फिर मंथ लेता है, फिर डे लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1000 साल चल रहा है, ये पहला महीना का पहला दिन है, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट तो हमने समझ ही लिया था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट है तो ये भी देख लेते हैं। नॉटनल, नॉटनल भी एक कांस्टेंट ही है। जैसे अगर हम नॉटनल किसी कॉलम को दे देंगे तो वो कॉलम का वैल्यू कभी भी नॉट नल नहीं हो सकता है, मतलब कि नल नहीं हो सकता है। उस कॉलम में कभी न कभी कोई न कोई डेटा फीड हमेशा होना ही चाहिए। इसका मतलब हो गया नॉट नल। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि उस पूरे कॉलम में जो भी रिकॉर्ड होगा उस पूरे कॉलम में वो डेटा सिर्फ यूनिक होना चाहिए। और डिफॉल्ट क्या हुआ कि अगर हम डिफॉल्ट किसी कॉलम को दे दिए तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हम उस कॉलम पर्सनली कॉलम में कोई डेटा नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट वैल्यू को फीड कर लेगा। फॉरेन की और तो प्राइमरी की तो हम लोग समझ ही गए थे। तो चलिए अब देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, हम टेबल का नेम डालेंगे और एट्रीब्यूट डालेंगे। एट्रीब्यूट मतलब कि क्या नेम होना चाहिए, जैसे क्या कॉलम का नेम होना चाहिए। जैसे हम पहला एक स्टूडेंट टेबल बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट में क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। तो जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, तो एट्रीब्यूट में हम रोल नंबर डाल दिए। डेटा टाइप में भी हम पढ़े थे रोल नंबर हमको इंटीजर फॉर्म में लेना है तो यहाँ पे हम इंट डालेंगे। इंट डालेंगे और यहाँ कांस्टेंट डालेंगे कि रोल नंबर जो है कि क्या होना चाहिए, नॉटलन होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए या फिर फॉरेन की होना चाहिए, वो हम कांस्टेंट डालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रोल नंबर किसी भी विद्यार्थी स्टूडेंट का यूनिक ही होता है तो उसको हम प्राइमरी की दे सकते हैं।
और एक बात, प्राइमरी की पूरा टेबल में सिर्फ एक ही हो सकता है। हम डाल दिए। उसी तरह यहाँ पे नेम डालेंगे, डेटा टाइप डालेंगे वेरचर, क्योंकि कैरेक्टर टाइप होगा हमारा नेम, तो यहाँ पे वेरचर डालेंगे और कांस्टेंट डालेंगे कि नॉट नल, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अगर स्टूडेंट होगा तो उसका नाम कुछ ना कुछ होगा ही, तो इसीलिए हम उसको नॉट नल डालेंगे। और फिर यहाँ n तक कोई भी एट्रीब्यूट हम डाल सकते हैं और फिर इंटर करते ही मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट हो जाएगा तो फिर अब हम देखिए, जैसे एक यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बनाया है, तो स्टूडेंट में रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट का गार्जियन आईडी है। ये क्या है? फॉरेन फॉरेन की है। ये फॉरेन की कहाँ से लिया गया है? गार्जियन टेबल के प्राइमरी की का फॉरेन की लिया गया है और यहाँ पे रिलेट किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे ही क्रिएट टेबल किया गया है। और यहाँ पे एक कमांड है डिस्क्राइब टेबल नेम। डिस्क्राइब टेबल नेम क्या करेगा कि उस टेबल का क्या स्कीमा है, क्या ढांचा है, वो मुझे बता देगा। तो डिस्क्राइब टेबल यही करता है। अल्टर टेबल, अल्टर हम मैंने बताया था कि डीडीएल कमांड में 4 प्रोसेस होते हैं। एक होता है क्रिएट, एक होता है अल्टर, एक होता है ड्रॉप। तो अब हम अल्टर देखेंगे। अगर मैंने कोई स्कीमा को डिफाइन कर दिया कि रोल नंबर ये होना चाहिए, उसका टाइप इंट होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, अगर मुझे उसे रीडिफाइन यानी कि मॉडिफाई और अपडेट करना है तो हम अल्टर कीवर्ड से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक टेबल बना लिया, उसमें प्राइमरी की ऐड करना भूल गया, तो बाद में मैं उसे ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। जैसे अल्टर टेबल नेम गार्जियन, मुझे एक गार्जियन टेबल में गार्जियन का नाम, मतलब कि गार्जियन के रोल नंबर को या फिर आईडी को प्राइमरी की बनाना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अल्टर टेबल गार्जियन, मतलब टेबल का नाम होगा गार्जियन, ऐड प्राइमरी की। मुझे प्राइमरी की ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड के बाद प्राइमरी की लगाऊंगा और फिर ब्रैकेट के अंदर GUI जो भी कॉलम का नेम होगा वहां पे डाल दूंगा, तो वो मेरा मॉडिफाई हो जाएगा। और फिर उसी तरह फॉरेन की भी लगाया जाता है। अल्टर टेबल नेम ऐड फॉरेन की, किस एट्रीब्यूट को देना है उस एट्रीब्यूट का नाम। रेफरेंसेज में रेफर टेबल का नाम, मतलब कि जिस टेबल में ये एट्रीब्यूट जो है प्राइमरी की होगा उस टेबल का यहाँ पे नाम देना है। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है ऐड फॉरेन की GUI रेफरेंसेस गार्जियन। गार्जियन में मेरा जो GUI है वो क्या होगा? प्राइमरी की होगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने GUI दिया रेफरेंसेस के बाद। ठीक है। और मॉडिफाई डेटा, ये सारा अल्टर टेबल के अंदर ही आएगा। अगर हम गलत लगाना चाह रहे थे, प्राइमरी की लग गया फॉरेन की, तो हम उसे बाद में एडिट भी कर सकते हैं, जैसे मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप ऐसे करके कांस्टेंट एडिट भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, ड्रॉप स्टेटमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ड्रॉप स्टेटमेंट, यहाँ पे ड्रॉप टेबल नेम, मतलब कि अगर हम किसी डेटाबेस से टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे। ड्रॉप टेबल का हम यूज करेंगे ड्रॉप, जैसे ड्रॉप डेटाबेस नेम। और फिर जैसे मुझे स्टूडेंट टेबल को डिलीट करना है तो स्टूडेंट टेबल को डिलीट करने के लिए हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉप स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। और यहाँ पे जैसे ही सेमीकोलन लगा के इंटर हिट करेंगे तो वो मेरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब आया डीएमएल में क्या होता है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हो गया। अब डीएमएल में बस हम ये 4 ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट, जो भी डेटा मेरे डेटाबेस में है अगर उससे कोई ऑपरेशन करके मैं डेटा निकालना चाह रहा हूँ तो हम सिलेक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। सिलेक्ट कैसे यूज करेंगे, तो सिलेक्ट मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखूंगा? सिलेक्ट
स्टार, स्टार से क्या होगा, उस टेबल में जितने भी कॉलम होंगे वो सारे को दिखा देगा। अगर स्पेसिफिक डालना है तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक डालूंगा, जैसे मुझे उस टेबल से नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे नेम डालूंगा। अगर मुझे सारे कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ स्टार डालूंगा, फिर यहाँ पे डालूंगा फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम मान लेते हैं हम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट डालेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट डालते के साथ क्या होगा, इंटर क्लिक करते के उस डेटा में स्टूडेंट का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा यहाँ पे शो कर देगा। और इंसर्ट, इंसर्ट में क्या करेंगे, अगर हम उस टेबल में कोई डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट इनटू टेबल, मतलब टेबल का नेम डालेंगे और फिर यहाँ कॉलम डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, इंटर करेंगे। उदाहरण के लिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हुआ, मेरा टेबल का नाम हुआ। यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे और 101, 101 क्या हुआ, रोल नंबर, ये क्या हुआ रोहन, ये क्या हुआ क्लास, ये क्या हुआ उसका ही हो गया मार्क्स, ये क्या हो गया मार्क्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स। और ये क्या हो गया सिटी, उसका एड्रेस। तो जैसे ही इस डेटा को इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 101 रोहन 11 400 जम्मू, हो गया ऐड। और फिर हाँ, तो ये ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर में क्या करते हैं हम लोग, एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर और नेंड और नॉट का यूज करते हैं। इसका यूज हम कैसे करेंगे अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करना है तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज कैसे करूंगा, जैसे यहाँ पे मेरा 400 है, 400 क्या है मार्क्स, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को 5-5 नंबर दिया जाए एज ए मेरा मन की है कि जो भी बच्चा जितना भी नंबर लाया हो उसे मैं 5 नंबर एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए एक लिखूंगा लाइन कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार नहीं देते हैं, यहाँ पे देते हैं नेम कोमा मार्क्स। मार्क्स, अगर हम मार्क्स लिखेंगे तो वो सीधा जितना मार्क्स टेबल में मेरा स्टोर है उतना कर देगा। अगर हम यहाँ पे +5 दे देंगे और फिर लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट एंड डेटा को इंसर्ट करेंगे तो ये जितना मार्क्स होगा उसमें 5 प्लस करके मुझे रिजल्ट के रूप में दे देगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे अब हम रिलेशन ऑपरेशन का यूज करेंगे, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, इक्वल टू, जो भी हो। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक ऑप्शन उदाहरण दिखाता हूँ कि मान लीजिए मुझे उस बच्चे का रोल नंबर या फिर नाम चाहिए या फिर डिटेल चाहिए जिसका रोल नंबर 102 से कम या 102 के बराबर हो। तो 102 के बराबर या कम कौन कौन है, यहाँ पे देख लीजिए 102 के बराबर ये है रोल नंबर और ये है। तो मुझे सिर्फ ये दो डेटा मिलेंगे अगर मैं इंटर हिट करूंगा तो। ठीक है, यस, यहाँ पे देखिए। और फिर इंसर्शन तो हम लोगों ने देख लिया था, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। इंसर्शन, इंसर्ट इनटू गार्जियन वैल्यूज दिस रोल नंबर होगा, ये क्या होगा नेम होगा। यहाँ पे देखिए ये अभी इंटर किया, ये हुआ फोन नंबर वगैरह वगैरह सारा इंटर हो गया। अभी हम जाते हैं अपडेट पे, एसक्यूएल फ्लो डेटा क्वेरी, सिलेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो अभी हम लोगों ने देख लिया था विद कंडीशन। हाँ, एक एक ये एज है, ये एज भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एज का क्या काम होता है कि अगर मैंने टेबल में ई नेम करके कॉलम सेव किया है लेकिन मुझे ई नेम जब हम डेटा को शो कराएं तो ई नेम नहीं चाहिए,
तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इनेम की जगह मुझे नेम चाहिए, तो उसको हम लिखेंगे सिलेक्ट इनेम, मतलब हम सिलेक्ट क्या करने कर रहे हैं, डेटाबेस से इनेम को सिलेक्ट करने कर रहे हैं, और मुझे दिखना चाहिए कैसा, तो वो मुझे नेम दिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखाएंगे एज कीवर्ड और फिर बाद में यहाँ देंगे नेम। मुझे इनेम को सिलेक्ट करो और यहाँ पे शो कैसा कराओ, एज अ नेम शो कराओ, कहाँ से, तो एम्प्लॉय टेबल से। तो यहाँ पे क्या करेगा, नेम को शो कराएगा एम्प्लॉय टेबल से, लेकिन यहाँ पे इनेम नहीं देके नेम दिया है, ये देखिए नेम दिया, और यहाँ पे क्या दिया था, इनेम दिया था, तो ये यही हो गया एज का कमाल। अगर हमको डेटा शो करवाना है अलग कोई दूसरा नाम से, तो मैं एज का यूज करूंगा। तो और फिर चलिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा ही डिटेल दिया हुआ है। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज होता है, एक डिस्टिंक्ट क्लॉज होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए, एक एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में एक डिपार्टमेंट आईडी है, जो कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा आदमी काम कर रहा है, ठीक ना। तो वहां पे हम देखेंगे, मान लीजिए दो कस्टमर है, नहीं तीन एम्प्लॉई है, तो अगर तीन एम्प्लॉई है और हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, तो ऐसा जरूर होगा कि कोई तीनों का तीनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करता हो, या फिर तीन में से कोई दो एक डिपार्टमेंट में काम करता हो, एक दूसरा में काम करता हो। तो मैं अगर डिपार्टमेंट आईडी डिस्टिंक्ट कर दूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी, तो जो डिस्टिंक्ट होगा डुप्लीकेट वैल्यू को वो रिमूव कर देगा। जैसे कि एक मैं दिखाता हूँ टेबल इसका, तो हाँ, डिस्टिंक्ट करने से क्या होगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है, जैसे यहाँ डिपार्टमेंट आईडी में डुप्लीकेट है, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट D2 लिखा हुआ है, D2 और कहाँ पे है, यहाँ पे है, और नहीं है, यहाँ पे दो D2 है, और यहाँ पे D1 कितना है, एक दो, और यहाँ पे तीन, तीन D1 है, उसी तरह D3 भी दो जगह है, नहीं D3 एक ही जगह है, D4 कितने जगह है, D4 दो जगह है, D5 कितने जगह है, D5 भी दो जगह है। तो अगर मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करूंगा कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो वो मुझे डुप्लीकेट डेटा डिलीट कर देगा और सिर्फ एक एक डेटा को वो शो कराएगा, जैसे कि यहाँ पे करवाया है डिस्टिंक्ट क्लाउड में, क्या करवाया है देखिए, कितना डी डी जीरो कितना था, तो वो डी जीरो दो था, D1 कितना था, वो 3 था, और ये सारे दो दो थे, तो यहाँ पे सिर्फ एक एक शो कराया, डुप्लीकेट डेटा को वो रिमूव कर दिया। तो इसका क्या था, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय कीवर्ड। तो मुझे ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड का वर्क अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वेयर क्लाउज क्या है, वेयर क्लाउज बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारे एसक्यूएल में। जब भी हम कोई डेटा को कंडीशन बेस्ड क्वेरी करना चाहते हैं या फिर शो करवाना चाहते हैं, तो हम वेयर क्लाउज का यूज करेंगे। जैसे कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी, मतलब कि जिसका यूनिक सैलरी हो, डुप्लीकेट मतलब कि अगर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मान लीजिए कि किसी का सैलरी 10,000 है, किसी का 20,000 है, और 5-6 आदमी का सेम सैलरी है 10,000 करके या 2,000 करके, तो डिस्टिंक्ट सैलरी निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज D1। D1 में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते होंगे, तो उस जितने भी D1 में हैं, तो उस D1 में कितने को कितना सैलरी मिल रहा है, तो डिस्टिंक्ट सैलरी अगर मुझे जानना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और फिर एक उदाहरण ये भी दे सकता हूँ कि हाँ, जैसे मुझे उस सारे का नाम जानना है, मैं एक टेबल ही दिखा देता हूँ, इजीली समझ में आएगा। हाँ, मुझे उस सारे एम्प्लॉय का नाम जानना है जिसका सैलरी जो है 60,000 से या फिर 45,000 से कम हो, जिसका सैलरी 45,000 से कम हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार, मतलब सारा रिकॉर्ड दिखा दे, फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय मतलब ये टेबल का नेम होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यहाँ पे कंडीशन देंगे वेयर सैलरी इज लेस देन
इक्वल टू 60,000। यहाँ पे जैसे ही इस पूरे कोड को इंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, 60,000 से या 60,000 से जितना भी मेरा सैलरी ज्यादा होगा वो सारे को रिमूव करके बाकी सारा डेटा दिखा देगा। तो समझ गए वेयर क्लाउज का हम कब यूज करेंगे, तो जब भी हमको कंडीशनल बेस्ड डेटा को आउटपुट करवाना हो या शो करवाना हो तो हम वेयर क्लाउज का यूज करेंगे। एंड देन नाउ इन इन ऑपरेटर, ये भी बहुत कॉमन ऑपरेटर है, बहुत सारा यूज है इसका। एक हम यहाँ पे ले लिए सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। इन ऑपरेटर का क्या करता है, एक हम लिस्ट डालेंगे कि मुझे इस लिस्ट में से अगर कोई वैसा रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है तो मुझे सिर्फ वही दिखाओ। जैसे यहाँ पे चलाएंगे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन दिस दिस दिस, मुझे उस सारे एम्प्लॉय का लिस्ट दो जो कि डिपार्टमेंट आईडी इतना इतना और इतना में वर्क करता हो। तो यहाँ पे जैसे ही ये डेटा चलाएंगे तो उस सारे एम्प्लॉय का डिटेल आ गया। तो देखिए वहां पे सिर्फ D1 D2 और D4 का डेटा आया है, और डिपार्टमेंट तो मेरे पास बहुत और भी थे, जैसे D3 भी डिपार्टमेंट था, D5 भी डिपार्टमेंट था, वो सारा का डेटा नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे मैं एक लिस्ट डिफाइन कर दिया हूँ कि मुझे इस सारे लिस्ट से ही वो सारे डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे इन क्वेरी का यूज करेंगे, ठीक है। और ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग डेटा में अगर मुझे दिखाना है, जैसे यहाँ पे सैलरी दिखाना है कि सबसे कम से बढ़ते क्रम में मुझे सैलरी दिखाए, तो हम सैलरी ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे। ऑर्डर बाय क्लॉज का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी जैसे डाले तो यहाँ पे देखिए सारा सबसे कम सैलरी है, उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा सबसे ज्यादा 60,000 है। तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू असेंडिंग होता है, इसीलिए ये बढ़ते क्रम में सारे का डाटा दिखाया है। अगर मुझे डिसेंडिंग में दिखाना है तो सैलरी के बाद ये कीवर्ड डालना पड़ेगा DSC। तो यहाँ पे क्या हुआ, अवरोही क्रम में आ गया, सबसे ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर नीचे सबसे कम है, ठीक है। और नल वैल्यू को अगर हमको हैंडल करना है, किसी में हम नल डाल दिए हैं, नल वैल्यू का हैंडल करना है तो उसके लिए भी हम कोई कोड लगाएंगे। जैसे ईच कीवर्ड जो है हम नल वैल्यू को का डेटा निकालने के लिए करते हैं। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल, जिसका भी, इस कोड का मतलब है जिसका भी बोनस नल हो उस सारे का डेटा मुझे दिखाए। तो जिसका भी बोनस नल हो, इन सारे लोगों का बोनस जो है नल था, इसीलिए यहाँ पे 0 हो गया है। और एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम कोई भी डेटा को, कोई भी डिजिट को नल से कोई भी डेटा को, कोई भी डिजिट को नल से अगर ऑपरेशन करवाते हैं तो उसका वैल्यू भी नल ही होता है। जैसे नल +5 करेंगे तो उसका वैल्यू भी नल ही होगा। नल जो है 0 नहीं होता है, जो कि हम कह सकते हैं 0 + 5 = 5। नल मतलब कुछ नहीं, ओके। Yes, now it is time for pattern making. It is very useful and very important topic according to our exam. Yes, now we can we can easily achieve the data whose I don't know the proper value. मुझे जैसे कि मुझे किसी डेटा को निकालना है लेकिन मुझे उस डेटा का पूरा पूरा क्या कहते हैं, पूरा ना मतलब पता नहीं है। जैसे कि मुझे किसी का नाम निकालना है, मुझे उसका नाम का आगे या पीछे या बीच का कोई लेटर याद है। जैसे मुझे कृतिका का नाम निकालना है, डेटा निकालना है, तो मुझे कृतिका का के मालूम है और के आगे क्या है पता नहीं है। मैं सिर्फ वो जानता हूँ कि एक के नाम का एम्प्लॉय था मेरे पास, ठीक है। और उसके आगे या पीछे मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं उस चीज से पैटर्न मेकिंग करता हूँ। पैटर्न मेकिंग का यूज हम लाइक कीवर्ड के थ्रू करते हैं। इसमें दो तरह से होता है, एक परसेंटेज होता है, एक अंडरस्कोर होता है। मैं एक एक करके बताता हूँ दोनों का क्या मतलब होता है, परसेंटेज और अंडरस्कोर का। परसेंटेज का मतलब होता है यूज टू रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है।
और अंडरस्कोर का मतलब होता है यूज टू रिप्रेजेंट एग्जैक्टली सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर हम परसेंटेज देंगे तो उस परसेंटेज के बाद कितना भी वैल्यू आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम अंडरस्कोर देंगे तो अंडरस्कोर का मतलब एक अंडरस्कोर का मतलब होता है सिर्फ एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इनएम लाइक के परसेंट। अब के परसेंट हो गया, के परसेंट क्या है, तो के परसेंट हो गया तो मतलब के हो गया तो के पैटर्न मिल गया। हाँ, कि ई नेम में जो है एक के मिल गया और उसके आगे कुछ भी डेटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो मेरा डेटा शो करवा देगा। अब जैसे ए, किसके आगे ए, लास्ट में क्या है ए होना चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय के लास्ट में ए होना चाहिए, मुझे उस सारे का डेटा पता करना है। तो और आगे में कुछ भी हो बस उस व्यक्ति के लास्ट के नाम में ए होना चाहिए। जैसे कृतिका, कृतिका के लास्ट में ए है, सानिया के लास्ट में ए है, सानिया के लास्ट में ए है, मुझे उन सारे का डेटा चाहिए जिसके नाम के आगे लास्ट में ए हो। तो वैसे में हम परसेंटेज ए डालेंगे तो वो सारे का डेटा आ जाएगा। और फिर यहाँ पे अंडर स्कोर का मतलब क्या है कि डैश आनिया, मतलब एक डैश आगे में लगाया तो एक डैश रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एक एक करेक्टर को। आनिया के पहले जो भी हो बस एक करेक्टर ही नाम होना चाहिए, एक करेक्टर ही होना चाहिए। तो वैसा सारा डेटा को फाउंड करिए। तो मान लीजिए यहाँ पे आनिया लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आनिया लिखा हुआ है, उसके आगे एक ही करेक्टर है, एक ही करेक्टर, इसीलिए ये सारा वैल्यू मैच कर गया पैटर्न से। तो यहाँ पे ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देने बात ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एस ई बीच में ऐसी हो, लास्ट में कुछ भी हो चलेगा। जैसे कि ऐसी हो गया, इसके लास्ट में कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो चलेगा और इसके पहले भी कुछ हो चलेगा। जैसे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिए तो यहाँ पे क्या हुआ, बीच में ऐसी है, उसके आगे पीछे कुछ भी हो चलेगा। यहाँ पे भी एस ई है, ऐसी है, यहाँ पे आगे है कुछ भी है चलेगा, पीछे नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब था क्या कि परसेंटेज का मतलब है 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर को फाउंड करे। 0 भी हो तो वो फाउंड करे, लेकिन अंडरस्कोर में क्या है एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट का एग्जैक्ट 1 होना चाहिए अगर 1 अंडरस्कोर दिए हुए हैं तो डाटा अपडेशन एंड डिलीशन भी हम लोगों ने देख लिया था कि अपडेट कैसे करेंगे। तो सिंटैक्स होता है अपडेट, अब टेबल नेम सेट एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू दिस 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 दिस। एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल के थ्रू समझने में थोड़ा इजी होगा, इसीलिए मैं एग्जांपल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है टेबल नेम है, सेट, सेट एक कीवर्ड है, और GUI मुझे किस डेटा को अपडेट करना है, तो ये GUI को अपडेट करना है, GUI गार्जियन ID को अपडेट करना है। तो ये नंबर मैंने डाल दिया। अवेयर कहाँ पे, जिसका रोल नंबर 3 हो उसके गार्जियन आईडी को अपडेट करो, किसमें, तो स्टूडेंट टेबल में। इसका मतलब इस पूरे का मतलब ये हुआ। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए GUID क्या डाला था 444, नहीं 101010 डाला था, तो 1010 ये हो गया, और जिस गार्जियन नेम ये है रो अफेक्टेड हो गया। डिलीशन भी वैसे ही होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और कंडीशन वेयर लगा देंगे। अगर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो पूरा डेटा को डिलीट कर देगा, अगर कंडीशन लगाएंगे तो जो कंडीशन मैच होगा उसी को लगाएंगे। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल निकाल लिए, अब मुझे डिलीट करना है, मान लीजिए रोल नंबर 3 को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट नहीं सॉरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 3 डाल देंगे। तो 3 जैसे ही डालेंगे ये डेटा डिलीट हो जाएगा। और फिर कुछ फंक्शन होते हैं एसक्यूएल में, तो यहाँ से आगे बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है। फंक्शन ऑफ एसक्यूएल से बाद में हम देखेंगे। तो जय हिंद, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।